अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। ब्लास्फेमी केसेस पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं काफ़ी टाइम से कवर कर रहा हूं और उस पर बहुत से और भी इदारे हैं जिन्होंने उसको साथ साथ कवर किया। हाल ही में रफ्तार ने अपना एक कंटेंट प्रोड्यूस किया है जिसमें उनके दो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कैजुअलीज़ को डिस्कस किया। ये वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कि अगरचे उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ फैक्ट्स पे बात करेंगे और एनालिसिस वगैरह नहीं देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रफ्तार ने बहुत ही मिसलीडिंग कंटेंट प्रोड्यूस किया है। उसके अंदर जो तबसरे हैं, जिस तरह से उन्होंने आदर मिसलीड किया है या आधी खबर दी है, उसका जो दूसरा पहलू है, जो कि एक जर्नलिस्टिक कैपेसिटी में जब आप काम करते हैं तो आपका एब्सोल्यूट ये आपकी ड्यूटी होती है कि आप दोनों साइड्स को कवर करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो आज ज़रूरी है कि इस पर रिस्पॉन्ड किया जाए। होगा ये कि उनका एक क्लिप मैं चलाऊँगा, उस पर फिर मैं रिस्पॉन्ड करूँगा, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी, उनका राइट है कि जो बातें मैं कह रहा हूँ वो उसको ज़रूर रिस्पॉन्ड करें। बट लेट अस स्टार्ट विद देयर फर्स्ट क्लिप। आज मैं और मेरे कॉलीग उसामा अल्ताफ हम डिस्कस करने बैठे हैं ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग। ये केस क्या है, क्यों हर आए दिन इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की वीडियोस हमारे पास सोशल मीडिया पे आ रही होती हैं, इसकी अपडेट्स क्या है, जो कमीशन का ऑर्डर सस्पेंड हुआ है अभी, व्हाट्स दैट अबाउट। क्योंकि ये केस बड़ा ना कॉम्प्लेक्स है और बहुत ज्यादा घचड़ पचड़ मची हुई है। मेन स्ट्रीम पे भी हमें अच्छी कवरेज नहीं मिल रही। हम लोग भी बहुत कंफ्यूज हुए हैं कि भाई ये केस है क्या और चल क्या रहा है, ये मामला असल में है क्या। अच्छा, मेरे पास अब दो ऑप्शन यहाँ पे बनते हैं। एक ब्रूटली रूथलेस तरीके से जाना, और दूसरे ये कि लेट्स बी रीजनेबल अबाउट इट। महानूर भी हमारी बेटी हैं, उसामा भी हमारे अपने भाई हैं, बेटे हैं। तो आई डोंट मीन टू बी डिसरिस्पेक्टफुल। एक जर्नलिस्ट जब काम करता है तो उसके काम की इज्जत की जानी चाहिए, लेकिन मैं चीज़ें पॉइंट आउट करूँगा। प्रोफेशनल फीडबैक है, इस पर हमारे बच्चों को माइंड नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जो हमारी बेटी ने बात कही कि हम ब्लास्फेमी बिजनेस केस को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे ये केस है क्या। देखें, आप ज़रूर डिस्कस करें, लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस नाम का कोई केस एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। देयर इज़ नो सच केस जिसका नाम ब्लास्फेमी बिजनेस केस हो। कोई ऐसा केस सिरे से है ही नहीं। जिस केस पे आप बात करना चाह रहे हैं वो है नूर फातिमा बनाम रियासत पाकिस्तान, और उसमें ये एसरटेन करना था कि क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि कोई ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप मौजूद है जिसके के लिए कमीशन बनाया जाए ना, या ना बनाया जाए। यानी कि ये जब बातें वहाँ पे जाके डिटरमिन होनी थी। देयर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग इन दैट केस जिसका ताल्लुक बिजनेस ब्लास्फेमी के सबूत के हवाले से हो। इनफैक्ट जो अदालत की कार्रवाई है उसमें तो टोटली उसे डिपार्ट कर दिया गया है, जो उनकी एक्चुअल प्रे थी उससे भी। खैर, थोड़ी सी टेक्निकल बात है, उसमें मैं डिवेल नहीं करूँगा। राइट नाउ आगे बढ़ते हैं। ये सारी बात शुरू होती है 2022, 23, 24 में एक अनयूजुअल स्पाइक और इंक्रीज देखने में आया उन केसेस में, उन अक्यूज्ड लोगों में जिनके ऊपर तौहीन रिसालत या तौहीन मजहब के इल्जामात लगे। जो ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट है वो बताती है कि 2020 में सिर्फ 9 ऐसे लोग थे जिनको कैद किया गया इन इल्जामात के तहत, जबकि 2024 में उनकी तादाद 700 से ऊपर पहुंच चुकी थी। मतलब 2024 की जुलाई, मिड ऑफ 24 में 700 लोग ऐसे थे। कितना हाई नंबर है, कितना हाई नंबर नॉर्मली आया है। 2022 में 9 और 2024 में 700 लोग। 700। वेल, सबसे पहले अगेन, चूँकि डोंट टेक इट इन द रॉन्ग वे, मैं सिर्फ एक फीडबैक है कि जब आप काम करते हैं तो ये जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, इससे चीज़ किस कदर लोग मिसलीड हो सकते हैं। ये जिस रिपोर्ट का आपने जिक्र किया, ये नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की है। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान की नहीं। ये दो अलहदा इदारे हैं, एक प्राइवेट है और एक स्टैट्यूटरी है। आपने जिस प्राइवेट इदारे का नाम लिया है वो आसमा जहांगीर साहिबा का इदारा है, उसने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं बनाई है। ये है कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ की। रही बात इसमें स्पाइक की, तो अगेन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जर्नलिस्टिक कैपेसिटी में काम करते हैं तो थोड़ा उसको मज़ीद गहराई में जाके देखें कि अगर स्पाइक है तो वो क्यों है। किसी की रिपोर्ट पढ़ देना काफ़ी नहीं है। ये स्पाइक इसलिए है कि 2022 में ABC यानी कि एंटी ब्लास्फेमी सेल फॉर्मली ये बनता है FIA में। 2022 से पहले चूंकि कोई ऐसा फॉर्मल इदारा ही नहीं था, इसलिए केसेस की तादाद कम थी और कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा थी। बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स होने की वजह से ये इनको लाहौर हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि आप एक स्पेशलिस्ट इदारा बनाएं। फिर उन्होंने एक इदारा बनाया, तो नेचुरल सी बात है कि अब एक इदारा अपने पूरे रिसोर्सेज के साथ दिन रात एक ही इशू पे काम कर रहा है, तो प्रोसिक्यूशंस भी ज़्यादा होंगी, एविडेंस भी ज़्यादा इकट्ठा किया जाएगा। इट मेक्स परफेक्ट सेंस। विद दैट सेड, ये जो 767 केसेस का जिक्र है, ये कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ ने गलत बयानी की है। एटलीस्ट उन्होंने कोई इसका एविडेंस नहीं दिया। इनफैक्ट अगर आप इसी रिपोर्ट को देखें तो जो वो केसेस बता रहे हैं उनकी तादाद 331 है। ये बाकी 767 का फिगर कहाँ से आया, ये आज तक उनसे पूछा जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया ने भी पूछा, नेशनल मीडिया ने भी, कभी उन्होंने नहीं बताया कि ये फिगर कहाँ से आया है। एंड आई थिंक आपको ये बात अपनी रिपोर्ट जो स्टोरी है उसमें कवर करनी चाहिए कि उन्होंने लिखा तो है, लेकिन ये एक अनफाउंडेड नंबर है। कभी उन्होंने इसका एविडेंस नहीं दिया कि ये नंबर कहाँ से आया। आगे बढ़ते हैं। उन रिपोर्ट्स में क्या था, ये रिपोर्ट्स थी स्पेशल ब्रांच की, कुछ तहकीकाती सहाफियों ने रिपोर्ट्स की और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इस पे रिपोर्ट बनाई। ये रिपोर्ट क्या कह रही थी, ये रिपोर्ट्स उन केसेस के मुतालिक तहकीकात कर रही थी कि ये असल में केसेस में इंक्रीज क्यों आया है और ये किस नौइयत के हैं। वेल अगेन,
मैं दोबारा इस बात को नहीं कहूँगा, बट देयर इज़ अ डिफरेंस। एक प्राइवेट इदारा और एक रियासती इदारा, ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं। ये नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं है। दूसरे, आपने ये कहा कि इसके अंदर कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो तहकीकाती इदारे हैं, आपको ये भी बताना चाहिए कि ये तहकीकाती इदारा अहमद नूरानी साहब का फैक्ट फोकस, ये बग़ैर किसी तहकीक के उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है। आपको ये भी बताना चाहिए कि अहमद नूरानी साहब ने खुद एक्नॉलेज किया है कि ये रिपोर्ट उनकी लिखी हुई नहीं है, बल्कि ये रिपोर्ट कंदील अजीम की और सोनिया खटक की लिखी हुई है। बाद में उन्होंने सिर्फ कंदील अजीम का नाम लेना शुरू कर दिया, सोनिया खटक को बीच में से रिमूव कर दिया। बट वन वे और दी अदर ये बातें पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। अगेन, प्लीज़ डोंट टेक इट इन द रॉन्ग वे। मैं खुद जर्नलिस्टिक कैपेसिटी में काम कर रहा हूँ। मैं 4 डॉक्यूमेंट्रीज़ मैंने इस टॉपिक पे बनाई हैं। आप जर्नलिस्ट हैं, अगर आपको लगे एट एनी स्टेज कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिसमें आप थोड़े से लाइट वेट हैं, बाय ऑल मीन्स आप मुझसे रब्ता करें। मेरा ईमेल आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आई डू माई बेस्ट टू गेट बैक टू एज सून एज आई कैन। लेकिन इस तरह से लोगों को मिसलीड करना, ये चीज़ ठीक नहीं है। मूव ऑन शैल वी। उसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया है, इस तरफ इशारा किया गया कि पूरा एक मुनज़्ज़म गिरोह है जो ख़वातीन के ज़रिए लोगों से कॉन्टैक्ट करता है, उनको हनी ट्रैप करता है, और जो लोग तौहीन रिसालत या तौहीन मज़हब पे मबनी कंटेंट शेयर कर रहे होते हैं, वो जानबूझ के नहीं कर रहे होते। ठीक है। बल्कि ऐसा होता है कि उनको किसी ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है, वो ग्रुप में होते हैं, नॉर्मल चीज़ें शेयर हो रही हैं, आ रही जा रही हैं, अचानक से कोई ग्रुप मेंबर कोई अजीब सी कंट्रोवर्शियल सी तौहीन मज़हब वाली चीज़ शेयर कर देता है, तो आदमी हैरान हो जाता है, हक्का बक्का रह जाता है कि भाई क्या है, और ग्रुप से निकल जाता है। तो ग्रुप की एडमिन, जो कि अक्सर खातून होती हैं, जिनका नाम भी केसेस में आया, ईमान नाम है, कोमल नाम है, उनकी सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आई। अगेन सर, यू हैव टू डू बेटर देन दैट। किसी एक केस में भी किसी मुल्ज़म ने ना किसी ईमान का नाम लिया, ना किसी कोमल का नाम लिया, और ना ही कभी उनकी सीसीटीवी आई। एक सीसीटीवी फुटेज अलेज की गई थी, और वो भी जब नादरा में भेजी गई कि ये 2 ख़वातीन हैं, ये ईमान है और ये कोमल है, तो नादरा ने आगे से इन राइटिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिख के भेजा कि ऐसा कोई भी नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने FIA को भेजा, FIA ने वो सबमिट कराई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि ये 2 मुख्तलिफ पर्सनस हैं, ये एक बंदा नहीं है, ये एक खातून नहीं है, एक पर्सनैलिटी नहीं है। देखें, जब आप इस तरह की गलतियाँ करेंगे, या आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी, आपके इदारे की क्रेडिबिलिटी, उसकी इंटेग्रिटी पे सवालात उठेंगे, ये तरीका ठीक नहीं है। और फिर जो आप उससे पहले आपने कहा कि उसमें बताया गया था कि इस तरह से ट्रैप किया जाता था, व्हाट यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने फुटेज वहाँ पे दिखा दी है साथ बी रोल में फैक्ट फोकस की, लेकिन फैक्ट फोकस कोट कर रहा है स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट को, और स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट एक नहीं 2 हैं। यू शुड नो दीज थिंग्स। उन 2 रिपोर्ट्स में जो इन्फॉर्मेशन है वो कन्फ्लिक्टिंग है, जो स्कीम ऑफ एंट्रैपमेंट है वो मिलती नहीं है। एक में एक तरीका कहा गया एंट्रैपमेंट का, दूसरे का दूसरा में कहा गया, और आपका ये काम बनता है कि आप ये चीज़ें बताएं कि ये एक तस्वीर का दूसरा रुख है। लेकिन आप सिर्फ ये कह दें कि इस तरह से वो ट्रैप करने का कह रहे थे, नहीं, इस तरह से नहीं कह रहे थे, वो कॉन्फ्लिक्टिंग तरीके बता रहे थे जिनके आपस में बयान नहीं मिलते हैं। लेकिन अबव दैट जो रिपोर्ट है, मतलब उसकी जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और आपने किसी भी स्टेज पे आपने इसको एक्नॉलेज नहीं किया। लेकिन आगे चल के इस वीडियो में उसको मैं करूँगा। राइट नाउ मूव ऑन शैल वी। वो फौरन उस बंदे से कांटेक्ट करती हैं कि क्या हुआ, तुमने ग्रुप क्यों छोड़ दिया, तो वो फिर कहता है कि भाई ये कुछ कंटेंट ऐसा आया था, तो वो खातून उससे कहती हैं, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड सैड आल्सो, कि वो कहती हैं कि वो क्या कंटेंट था, जरा मुझे दिखाना। एज सून एज वो ब्लास्फेमस कंटेंट वापस शेयर करता है, तो वो फौरन FIA के रडार में और उस गैंग की रडार में आ जाता है, और उसको इवेंचुअली FIA की तरफ से गिरफ्तार कर लिया जाता है। टॉर्चर के भी केसेस हैं, एक्सटॉर्शन के भी केसेस हैं। अगेन माय डियर ब्रदर, दिस इज़ गेटिंग रियली डिसअपॉइंटिंग। ये मायूसी जो है वो बढ़ती जा रही है, इसलिए कि एक भी केस टॉर्चर या एक्सटॉर्शन का नहीं है, एक भी नहीं है। आई जस्ट डोंट नो कि किस तरह से हम ये चीज़ें एक्सप्लेन करें। आई जस्ट डोंट नो किस तरह से ये चीज़ें वाजे कर दी जाएँ। कितनी दफ़ा डॉक्यूमेंट्रीज में हम इनका जिक्र कर चुके हैं। ये सिर्फ कुछ इल्ज़ामात थे जो कभी भी साबित नहीं हुए, केस इस पे फॉर्मल कभी भी नहीं है। और जो आपने कहा कि वो लड़की ऐसे पहुँच जाती है, वैसे पहुँच जाती है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि किसी एक केस में भी ऐसी बात सिरे से नहीं की गई, किसी लड़की का जिक्र, ईमान, कोमल, ये वो वगैरह वगैरह जिक्र नहीं है। बट जो चीज़ आपको अप्रीशिएट करनी है वो ये है कि जो एलेज किया जाता है वो ब्लास्फेमस एंट्रैपमेंट का है, कि एक वीडियो या तस्वीर कोई भी ऐसी भेजी, जब वो वापस मंगवाई कि सबूत के तौर पे, तो पकड़ लिया गया। इसका तो एक एविडेंस ना कभी किसी अदालत में दिया गया, इंक्लूडिंग दैट ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। उसके समेत किसी और, मतलब ये जो फैक्ट फोकस वाले हैं स्पेशल, किसी एक जगह पे भी ये एविडेंस नहीं दिया गया। एविडेंस हमेशा जो, या एविडेंस भी नहीं, जो क्लेम करते हैं वो हनी ट्रैपिंग का करते हैं। और हनी ट्रैपिंग वो एक कानूनी तरीका है किसी को पकड़ने का। अगर कोई मुजरिम है, आप उसे फ़ोन करके कहें कि आपने ये जुर्म किया है, काइंडली तशरीफ़ लाइए आप हमारे थाने में, तो ऐसे तो हाजिर नहीं होगा। उसको रेड करके पकड़ा जाएगा या ट्रैप करके पकड़ा जाएगा। ये तो ISI वाले भी करते हैं, CIA वाले भी करते हैं, MI6 वाले भी करते हैं, FI वाले भी करते हैं। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो उसने जुर्म किया है उसके सबूत हैं या नहीं। वो तो सबके सबूत हैं, लेकिन ये जो ब्लास्फेमस एंट्रैपमेंट है
इसका एक सबूत भी नहीं है। मूव ऑन शैल वी। ये सारा सिलसिला उसके साथ होता है, लेकिन जब हम ये रिपोर्ट्स देखते हैं, जब हम ये केसेस देखते हैं, तो हमारे जहन में शायद ये पैटर्न बनना शुरू हो जाता है कि हाँ, ये वाकई इस तरीके से लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन ये सब एक फरीक का मौक़िफ़ है। इस किस्म के केसेस बीबीसी ने भी रिपोर्ट किए हैं, बाहर के तहकीकाती इदारों ने भी रिपोर्ट किए हैं, हमारी ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट भी है। कुछ चीज़ें वाकई बहुत फैक्चुअल हैं और उस पर गौर करना चाहिए। देयर यू गो, बड़ी अच्छी बात है, आपने बड़ी ऑनेस्टी से काम लिया कि आपने कहा कि ये इल्ज़ामात हैं, दैट्स ऑल फाइन, लेकिन एंड में लोगों को मिसलीड करने के लिए आपने एक बात कही है, ये गलत है। इंटेंशनली कही है या अनइंटेंशनली कही है, आई कांट स्पीक टू दैट, लेकिन ये कह देना कि इसमें कुछ चीज़ें फैक्चुअल हैं, भाई बताइए वो क्या फैक्चुअल हैं। वो फिर आपकी जॉब बनती है, आप एक जुमला लोगों के जहन में प्लांट करके आगे बढ़ जाएं। उसामा, ये अच्छी बात नहीं है। बच्चे, आपने तरक्की करनी है इस फील्ड में, यू हैव टू बी केयरफुल विद दीज थिंग्स। यही चीज़ें होती हैं जो इंसान को एक अजीम सहाफ़ी बनाती हैं, और एक दूसरा टाइप का सहाफ़ी होता है, उनका नाम लेना मैं आई डोंट होप यू विल बिकम वन ऑफ दोज, लेकिन इस तरह से ना करें। जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो आप बताएं वो क्या हैं। अभी तक जो आपने जो बातें बताई हैं, ये जो मैंने यहाँ पे कोट की हैं, दे आर्न्ट फैक्चुअल एट ऑल। मूव ऑन। अच्छा, अब इसका दूसरा पहलू क्या है, दूसरी फरीक क्या बात करती है? ये पेटिशनर का मौक़िफ़ था कि पेटिशनर क्या बोल रहा है, जो रिस्पोंडेंट जो हैं, हाँ, जो ये गैंग की तरफ वाले लोग हैं, जो उनके हिमायत कर रहे हैं, उनका मौक़िफ़ है। राइट। अब मैं आई रियली फील एम्बेरस्ड कि मुझे बार बार ये बातें कहना पड़ती हैं, लेकिन अगेन मानूर बेटा, आप इसको रिपोर्ट कर रही हैं, इस पर बात कर रही हैं, तो कम से कम जो रिट पिटिशन है उसको एक दफ़ा पढ़ के देख लें कि इसमें रिस्पोंडेंट्स हैं कौन। उसमें वर्सेस वाला एक सेक्शन है, उसमें 6 रिस्पोंडेंट्स हैं। उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें हुकूमत पाकिस्तान भी है, अमंग बाकी जो लोग हैं हुकूमत पाकिस्तान थ्रू इस इंस्टीट्यूशंस। उसके अंदर 6 नंबर पे आप देखेंगे तो नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, ये भी रिस्पोंडेंट है। तो आप ये कह रही हैं कि ये सारे के सारे गैंग हैं। 6 नाम वहाँ पे लिखे हुए हैं, आप स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे। डू यू बिलीव कि ये सारे गैंग हैं? नो, यू हैव टू बी केयरफुल कि आप क्या कह रही हैं। यू हैव टू मेक श्योर कि लोगों को पता लगे कि किसकी बात की। आप तासुर ये दे रही हैं कि एक तरफ पिटिशनर है, दूसरी तरफ रिस्पोंडेंट ये वाले हैं। नहीं, ये जिनको आप कह रही हैं ना गैंग, पहली बात है कि कभी तो ये साबित हुई नहीं, और एज अ जर्नलिस्ट आप कैसे कह सकती हैं कि ये गैंग है जबकि उसका ज़ीरो एविडेंस है। पूरी इन्वेस्टिगेशन, थोरो इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, एक भी श्रेड ऑफ एविडेंस नहीं मिला कि ऐसा कोई गैंग पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है। तो आप बगैर किसी सबूत के कह रही हैं गैंग, और बाद में आप कह रही हैं उनको भाई ये तो रिस्पोंडेंट नहीं थे, इन्होंने तो बड़ी ज़बरदस्त कानूनी बहस करके खुद को रिस्पोंडेंट्स में शामिल कराया। लेकिन आप पिटीशन देखें, उन पिटीशन में और लोग भी हैं, और आप ये कह रहे हैं कि जो रिस्पोंडेंट है यानी कि जो गैंग है, तो फिर इसका मतलब है नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये सारे के सारे जितने ये गैंग ही हैं। एटलीस्ट लुक एट द डॉक्यूमेंट बिफोर स्पीक अबाउट इट। मूव ऑन। गैंग का लफ्ज़ भी जो है ना, ये दोनों लोग अब यूज़ करते हैं, क्योंकि दोनों इस बात से चिढ़ते हैं कि उनको गैंग क्यों कहा जा रहा है। तो जो रिस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने जो पहली फरीक है उसका नाम रख दिया है कि ब्लास्फेमी प्रोटेक्शन गैंग, और इन लोगों ने उसको ब्लास्फेमी गैंग का नाम दे दिया है। तो ये एक दूसरे के लिए इल्जामात के लिए गैंग का लफ्ज़ यूज़ होता है। ये बात दुरुस्त है कि जो पहली पार्टी है उन्होंने एक नाम रखा ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग, लेकिन जैसे मैंने कहा कि उसका तो कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन ये जो ब्लास्फेमी प्रोटेक्शन गैंग कहा जाता है, ये सिर्फ इल्ज़ाम नहीं है, ये एक्चुअली FIA के एक बड़ा थोरो रिस्पॉन्स है NCHR की रिपोर्ट के ऊपर। उसके पैराग्राफ नंबर 10 में ये बात लिखी हुई है कि ये उनकी तरफ से, FIA की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्लास्फेमी को या ब्लास्फेमर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वहाँ से ये नाम है ब्लास्फेमी प्रोटेक्शन गैंग। ये महज इल्ज़ाम नहीं है, एक्चुअली इसका एविडेंस मौजूद है। मैंने जो सेकंड डॉक्यूमेंट्री बनाई है ब्लास्फेमी प्रोटेक्शन गैंग के नाम से, उसमें आप देखें कि उसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। मैंने तो उन सब का बायोडाटा भी उसमें सारा शामिल किया हुआ है। वो कोई इल्ज़ाम नहीं है, दैट एक्चुअली इज़ द फैक्ट। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब जो सबसे पहली रिपोर्ट इसके बारे में आई थी, वो आई थी जनवरी 2024 में। पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच है, उन्होंने इसके ऊपर रिपोर्ट इशू की थी, और इस रिपोर्ट में उन्होंने यही बात की थी जो पिटिशनर का मौक़िफ़ है कि भाई बहुत सारे इस तरह के व्हाट्सएप सोशल मीडिया ग्रुप्स है, पहले तो कि सोशल मीडिया ग्रुप्स बने हुए हैं, वहाँ से जो है लड़कियाँ लड़कों को पहले रिक्वेस्ट भेजती हैं, उनको मैसेंजर पे लेके आती हैं, मैसेंजर से व्हाट्सएप पे आते हैं, ग्रुप पे ऐड होते हैं। जैसे आपने बताया, पूरा यही पूरा प्रोसेस होता है कि वो जो है कुछ ब्लास्फेमस कंटेंट डालते हैं ग्रुप पे, वो ग्रुप छोड़ देते हैं, बोलते क्या भेजा है, तो वापस दिखाने के लिए जब भेजते हैं कि भाई आपने तो ये भेजा था, तो फिर इस तरह उसको एक्सपोज करते हैं कि भाई आपने उनको ये ब्लास्फेमस चीज़ भेजी है। अब इसमें जो बहुत संगीन इल्ज़ाम है वो ये है कि FIA के साइबर क्राइम के कुछ अफसरान इस चीज़ में मुलव्विस हैं। अब मैं दोबारा नहीं कहूँगा कि मुझे दोबारा से एम्बेरसमेंट हो रही है, बट एटलीस्ट व्हाट आई वुड लाइक टू से इज़ कि देखो बेटा, आप ज़िम्मेदार हैं कि आप बात कर रही हैं। मुझे नहीं पता आपके किसी एडिटर से ने इतनी बड़ी कि ब्लंडर उसने मारा है, या आपने ख़ुद नहीं इसको स्टडी किया है कि आप बात कर रही हैं स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट की, लेकिन आप नीचे जो रिपोर्ट दिखा रही हैं वो फैक्ट फोकस की रिपोर्ट है, और फैक्ट फोकस की रिपोर्ट झूठी रिपोर्ट है। और हमें कैसे पता है? एग्जैक्टली इसी पैराग्राफ से पता है जो आपने शो कर दिया है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि स्पेशल ब्रांच ने थॉरोली इन्वेस्टिगेट किया है। वेयर एज दिस इज एन एब्सोल्यूट फैक्ट
कि इस स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई थी। हाउ डू वी नो दैट? वेल, हमें ये चीज़ इस तरह से पता है कि उनके जो DIG फैसल राजा, जो DIG स्पेशल ब्रांच फैसल राजा साहब, लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने ये ऑफिशियल बयान दिया है कि हमने इस रिपोर्ट की, ये एक सोर्स रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट की कोई इन्वेस्टिगेशन हमने नहीं की हुई है, कोई इसमें प्रोब नहीं किया हुआ है। वो खुद मानते हैं कि इसकी कोई प्रोब नहीं किया, बल्कि उन्होंने FIA को दे दिया कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, और FIA ने किया और बता दिया कि जितने इसमें जो कंसर्न्स रेज किए गए हैं वो सारे के सारे झूठे हैं। लेकिन आप ये कैसे, एज अ जर्नलिस्ट, आप कैसे दो रिपोर्ट्स को मिक्स कर सकती हैं कि बात आपने शुरू की हुई है स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पे, उस पे आप लगा दें आगे फैक्ट फोकस को, और उसका वो हिस्सा जो उस रिपोर्ट का सबसे बड़ा एविडेंस है कि वो झूठ पे मबनी है। देखें, एक सदका जारिया होता है, एक गुनाह जारिया होता है। सदका जारिया सबको पता है क्या है। गुनाह जारिया ये है कि आप लोगों को मिसलीड करें और आपसे मिसलीड हुए लोग आगे दूसरों को मिसलीड करना शुरू करें, तो वो जिस जिस तक ये बात बताएंगे ये आपके अकाउंट में जमा होता रहेगा। वेरी वेरी बैड थिंग, बट इट्स अबाउट टू गेट वर्स। लेट्स मूव ऑन। ये बहुत बड़ी एलिगेशन है, जिसकी वजह से जैसे बताया ना कि बहुत रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, फोरेंसिक रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनकी जो अपनी इन्वेस्टिगेशन है, तो उसके अराउंड भी खर्चा है कि भाई अगर FIA ही रिपोर्ट्स बना रही है और FIA ही इस चीज में मुलविस है, तो उन्हीं के ऊपर इल्जाम है, तो अपने ऊपर इल्जाम की पॉसिबिलिटी कि भाई वो हो सकते हैं ना, डॉक्टर्ड हो सकती हैं या फिर स्टैम्पर्ड विद हो सकती हैं। अब आपने कहा था कि हम एनालिसिस नहीं देंगे, हम सिर्फ फैक्ट्स को रिपोर्ट करेंगे। भाई आप एनालिसिस भी दे दें, मुझे उस पर मसला नहीं है, लेकिन कम से कम वो सच्चाई की बुनियाद पे तो होना चाहिए मेरा बच्चा। ये क्या हरकत है कि आप कि FIA पे इल्ज़ाम है और FIA ने रिपोर्ट्स दी हैं तो वो डॉक्टर्ड हो सकती हैं, ये हो सकती हैं, वो हो सकती हैं। FIA पे इल्ज़ाम नहीं है, उसके कुछ एहलकारों पे इल्ज़ाम था, वो सारा इन्वेस्टिगेशन हो गई, प्रोब हो गई, पता चला कि सारे का सारा गलत है। बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की वो एक इन्वेस्टिगेशन थी, ये सारा गलत साबित हो गया। लेकिन उसके बाद की जो बातें हैं कि क्या ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये अपना क्या डॉक्टर्ड हो सकते हैं, ये फैब्रिकेट किए जा सकते हैं, कैन दे बी टेम्पर्ड विद? एनी डॉक्यूमेंट कैन बी टेम्पर्ड विद, बट आर दीज डॉक्यूमेंट्स, आर दीज टेम्पर्ड विद? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड आंसर इज़ नो। हाउ डू वी नो के आंसर इज़ नो? इसलिए कि आज तक जितनी फोरेंसिक रिपोर्ट्स अदालत में पेश की गई हैं, मुल्ज़मान ने सारी की सारी एक्सेप्ट की हैं, किसी एक को भी चैलेंज नहीं किया उन्होंने, किसी एक को भी नहीं। और दूसरी चीज़ ये जहन में रखें कि जो एंटी ब्लास्फेमी सेल है वो अपना काम करता है, लेकिन जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स आती हैं ये आइदर जो डिजिटल फोरेंसिक लैब है उससे आती हैं, या जो पंजाब और सिंध की जो ऑफिशियल इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं ये वहाँ से आती हैं। ऐसा नहीं है कि एंटी ब्लास्फेमी सेल खुद ही फोरेंसिक रिपोर्ट बना के देता है, वो पाकिस्तान के कानून में जुर्म है। तो लॉ रिक्वायर करता है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी होती है वो अपनी रिपोर्ट खुद नहीं, जो उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट है वो खुद नहीं जारी कर सकती। ये बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। आप जर्नलिस्ट हैं, आप लोगों के जहन में इबाहम डाल रहे हैं कि जिन पे इल्ज़ाम है उन्हीं की रिपोर्ट्स होती थी तो शायद वो गलत हों। तो हेयर इज़ समथिंग यू नीड टू लर्न। पहली बात है कि ये एंटी ब्लास्फेमी सेल की रिपोर्ट्स नहीं होती हैं। दूसरी बात यह है कि इन सारी रिपोर्ट्स में से कोई एक भी ऐसी नहीं है जिसको कभी किसी मुल्ज़म ने अदालत में एक्सेप्ट ना किया हो। इसलिए लोगों के जहन में इस तरह से इबाहम डाल देना, like I said, it's about to get worse, but I'm going to repeat myself. It's about to get even more worse. Not sure about the grammar of that sentence, but let's move on. फिर जुलाई 2024 में आई वो पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, जो एक अमेरिका में जर्नलिस्ट है उनकी। और फिर उसमें जो है उन्होंने बताया कि एक लॉयर है राव अब्दुल रहीम साहब, जो सबसे प्रोमिनेंट नाम है इस गैंग का, वो हैं शिराज अहमद साहब हैं, और ये सब जो है बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में जो है इस पूरे चीज़ को लेकर चलते हैं। लाइक मतलब लिटरली अलॉट हुए हैं इस गैंग में कि भाई तुम जो लोग हो, तुम लोग ग्रुप्स बनाओगे फेसबुक के, तुम लोग जो होगे, तुम लोग व्हाट्सएप एडमिनिस्टर करोगे, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ये लोग चल रहे हैं। ये वाकई इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा हुआ है जैसे आप बता रही हैं कि वहाँ पे रोल्स असाइन हुए हैं कि तुम ग्रुप बनाओगे, तुम ये करोगे, वो करोगे। That's just unbelievable. Unbelievable that is. रफ्तार, जिस रफ्तार से आपकी क्रेडिबिलिटी नीचे जा रही है, आप आई एम नॉट श्योर कि लोग आपको सीरियस लेना शुरू करेंगे। मैं कुछ नहीं कहना चाहता इस पे। लेट्स मूव ऑन। मुनीज़ जहांगीर ने अपने आज न्यूज़ के स्पॉटलाइट उस पे शो पे जो जेल में है इन इल्जाम के ऊपर, उनके घर वालों को बुलाया और उस पर बात करने के लिए बुलाया। तो उसमें से एक 19 साल का लड़का है, उसकी अम्मा आई थी उनके शो पे और उन्होंने बताया कि मेरे बेटे को बिल्कुल इसी तरह ट्रैप किया। फिर इवेंचुअली जो है उस लड़की ने जो है मेरे बेटे की लोकेशन मांगी, मेरे बेटे लोकेशन भेज दी, क्योंकि उस लड़की ने बोला कि बिकॉज ही वाज बीइंग अंडर ट्रैप कि भाई मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट्स भेजना चाह रही हूँ। इस तरह 19 साल का लड़का क्या होता है, मतलब 19-20 साल के लड़के लड़कियाँ, मतलब लाइक इट्स वेरी नॉर्मल इस तरह की दोस्तियाँ होती हैं ऑनलाइन। No, it's not normal. It's not normal. It's silly, it's stupid. ये इस्लाम के खिलाफ है, हमारे कल्चर के खिलाफ है। पर नहीं भैया, आपका मेन पॉइंट नहीं है। मैं सिर्फ आपका जो वर्ड नॉर्मल है इसने मुझे बड़ा डिस्टर्ब किया था, इसलिए मैं इसको अलग से करूँ। खैर, कैरी ऑन। खैर, तो जैसे उसने वो लोकेशन भेजी, FIA वाले उनके घर पहुंच गए। FIA वाले उनके बेटे को ले गए अपने साथ।
अब उसकी अम्मा ने ये बताया कि मेरे बेटे को जब लेकर गए तो उसको बहुत टॉर्चर किया, हरास किया और कुछ ब्लैंक पेपर्स पे उसके साइन लेने की कोशिश की गई। और जब उसने बहुत रेजिस्ट किया तो ये कहा गया कि तुम हमें 30 लाख रुपए दो रिश्वत के तौर पे, तो हम तुम्हें छोड़ेंगे। जो सिंपल एक्सटॉर्शन का केस लग रहा था। एक्सटॉर्शन जो प्राइमरीली जो इसमें ये है कि इनको फांसा ही इसलिए जाता है कि ताकि पैसे एक्सटॉर्ट कर सकें। अगेन हम एनालिसिस नहीं देंगे, पर हम ये कह रहे हैं कि तो एक्सटॉर्शन का केस लग रहा है। ठीक है जनाब, आपका हक है आप एनालिसिस दें, किसी ने आपको मना नहीं किया, लेकिन एनालिसिस देने के लिए देखें, एनालिसिस की क्वालिटी कभी भी उस इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी से बढ़कर नहीं हो सकती जिसकी बेस पे आप ये एनालिसिस दे रहे हैं। तो आपकी इन्फॉर्मेशन ही सारी वन साइडेड है। क्या आपको पता है कि मिर्ज़ा जहांगीर के खिलाफ शिकायत हुई है इसी वजह से कि उस प्रोग्राम के अंदर कितनी मिसलीडिंग बातें की गई हैं? क्या आपको ये पता है कि मैंने उस प्रोग्राम के ऊपर एक पॉडकास्ट में जाके बताया था, उसमें से जो मुल्ज़मान की फैमिलीज आई थी उनमें से 2 के मैंने टेस्ट केसेस बताए थे कि जिसमें से एक की फोरेंसिक रिपोर्ट 40 पेजेस की और एक की 81 पेजेस की थी। 40 पेजेस पे जिस आदमी की ब्लास्फेमी रिकॉर्ड हो रही हो और 81 पेजेस पे हो रही हो, मैं नहीं कहता कि आप उसे मासूम कहें, मुजरम कहें, आप ठीक है आप एक रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट जब आप दुनिया को ये बता रहे हैं कि उसकी वालदा ने कहा कि 30 लाख रुपए मांगे गए हैं, तो आप ये भी साथ बताएं कि इस पे FIA की इन्वेस्टिगेशन है और कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है। इन एडिशन ये भी बताएं कि जिन मुल्ज़मान की बात हो रही है उनकी 40-40, 80-80 सफ़हात पे उनकी ब्लास्फेमी के एविडेंस आए हैं जो अदालत में उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं कि ये हमारी है, उसको चैलेंज नहीं किया हुआ। जब आप ये बातें नहीं बताएंगे ना तो आधा सच आता है, और आपको पता है कि आधा सच झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। आप क्लेम करते हैं रफ्तार के बारे में, खैर चलें वो एंड में बातें करेंगे, फिलहाल मैं फ्लो नहीं तोड़ना चाहता। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, शैल वी। अब यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट का मौकफ है, अगेन जिनके ऊपर इल्जाम लग रहा है, वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर हमें फांसना ही होगा तो हम जो है ऐसे गरीब बच्चों को क्यों फांसेंगे, हम ऐसे घरानों को क्यों करेंगे, हमें पैसे मिलने की कोई वो ही नहीं, उम्मीद ही नहीं होगी, हम क्यों करेंगे इस तरह एक्सटॉर्ट मनी। उनका ये मौकफ है। अच्छा, हम जो कि बात कर ही रहे हैं, ऑल्दो कि हमने कहा कि हम इस पे कोई एनालिसिस अपना नहीं देंगे, लेकिन एक कॉमन सेंस के साथ जब आदमी चीजें देखता है तो जहाँ पे हम ये चीज मानते हैं कि गरीब आदमी इस काबिल नहीं होता कि वो हेफ्टी मनी किसी को पे करे, वहां पे ये भी हकीकत है कि आप पाकिस्तान के अंदर किसी ताकतवर को ना इस तरीके से पागल बना सकते हो, ना आप किसी ताकतवर आदमी के सामने, किसी तगड़े आदमी के सामने आप उसको जो है वो कोर्ट्स में इस तरीके से उसको घसीट सकते हो। यहाँ लगता है कि उसामा भाई को बातें करते करते अंदाज़ा हुआ कि एनालिसिस की ज़मीन पे तो हम बड़े अरसे से आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि अगरचे हमने कहा था लेकिन चलें हम कॉमन सेंस की बात करते हैं। वेल, कॉमन सेंस की बात आप ज़रूर करें, लेकिन आप फैक्ट्स की बात करें। ये जो कहा जाता है कि हमने उन लोगों को फंसाना था जो गरीब हैं, ये इस बात के जवाब में कहा जाता है कि एक तरफ इंफॉर्मेशन बोर्ड, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, कुरान बोर्ड पंजाब, और उसके साथ साथ PTA, FIA, ये सारे रिपोर्ट कर रहे हैं कि ब्लास्फेमी हो रही है। तो आर्गूमेंट ये था कि जो लोग कहते हैं कि ये गरीब बच्चों को पकड़ते हैं, कि गवर्नमेंट के 6-7 इदारों को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो मिल के मेहनत करें और ऐसे बच्चों को पकड़ें जिनसे वो पैसे नहीं कमा सकते। असल में आर्गूमेंट ये था, आप ये कह रहे हैं कि अमीर आदमी को पकड़ के दिखाएं। आपने उसामा, आपने ये केसेस एनालाइज किए हैं? आपको पता है इनमें से कितने अमीर लोग हैं, कितने गरीब लोग हैं? यू हैवंट डन दैट। बिकॉज यू हैवंट डन दैट रिसर्च, देयरफॉर यू आर नॉट इन एनी पोजीशन कि आप ये कहें, इम्प्लाई करें कि नहीं अमीरों को उन्होंने इसलिए नहीं पकड़ा हुआ होगा इसलिए कि उनके खिलाफ ऐसा करना मुश्किल हो जाता है। कभी मेरे साथ बैठे, मैं आपको बताऊंगा इसमें किस किस तरह के लोग हैं। सारे गरीब लोग नहीं हैं। ये बकवास अहमद नूरानी साहब ने किया था कि ये सारे के सारे गरीब हैं, ये उनको शट कॉल दी गई थी कि दिमाग ख़राब है। आधा दर्जन गवर्नमेंट के इदारे, रियासत के इदारे मिल के वो क्या करेंगे एक दूसरे के साथ, वो क्राइम्स में गरीब बच्चों को लूटने के लिए वो प्लान करेंगे। हैव यू गॉन मैड? खैर आगे बढ़ते हैं। डिस्टर्बिंग चीज़ है जो एक इल्ज़ाम सामने आ रहा है, वो न सिर्फ ये कि पटिशनर्स ने इस इल्ज़ाम के बारे में बात की, बल्कि ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि FIA के साइबर क्राइम सेल जो है वो इस ग्रुप के साथ यूं महसूस होता है, यूं लगता है कि वो इनके साथ मिले हुए हैं। क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, एंड दिस इज़ वेरी शॉकिंग, कि जो लोग गिरफ्तार होते हैं उनको पुलिस वाले FIA ऑफिशियल्स जाके गिरफ्तार नहीं करते हैं। जो गैंग के लोग हैं वही उनको बुलाते हैं कि आप फलां जगह हमसे मुलाकात कर लें, आप फलां लोकेशन पे आ जाएं। मतलब वो जो खातून है, वही खातून हनी ट्रैपिंग की हम बात करते हैं, वो कहती है कि हम फलां जगह मिल लेते हैं, आप फलां जगह पे आ जाएं, हम मुलाकात कर लेते हैं। जब वो वहां पे जाता है तो वो लड़की या तो उसी जगह पे या उसको कहीं और लेके जाती है, वहां पे लोग उससे कहते हैं कि बस आपका काम हो गया, उस लड़की से कहते हैं बस आपका काम हो गया, और फिर FIA वाले भी एंटर होते हैं और वो लोग उसके अंदर आके उसके साथ टॉर्चर करते हैं, जो भी चीजें करते हैं, जो इल्जामात हैं, ये सारे इल्जामात हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड कि आपने कहा कि ये सारे के सारे इल्जामात हैं, लेकिन आप साथ साथ ये भी बता दें कि जिस रिपोर्ट में इल्जामात लगाए गए हैं उस रिपोर्ट के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट है कि इस पे कोई एडवर्स एक्शन ना लिया जाए, इसलिए कि जिस कानून ने इस ऑर्गेनाइजेशन को एम्पावर किया है, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स एक्ट 2012, उसी की खिलाफ वर्जी करते हुए रिपोर्ट बनाई गई है। इसलिए कि उन्होंने एक अदालती कैपेसिटी में रिपोर्ट जनरेट की है, एंड दे वर बाउंड बाय लॉ कि वो दोनों जो फरीक हैं उनका मौक़िफ़ सुने। लेकिन उन्होंने सिर्फ क्या किया कि उन्होंने जो मुल्ज़मान की फैमिलीज़ हैं उनको सुन लिया, मुल्ज़मान को थोड़ा सा सुन लिया जाके, 331 कहे बीच में से आई थिंक
82-83 या 80 से 90 के दरमियान का फिगर है, जिनसे जाके उन्होंने बात की और उनके वर्जन को फैक्ट बना के उन्होंने पेश कर दिया। जिन पे इल्ज़ाम लगाया गया है उनसे पूछा ही नहीं, सिवाय FIA की एक रिपोर्ट के बारे में जिस पे FIA से उन्होंने पूछा और FIA ने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट दे के बताया कि आप कहाँ पे गलत हैं। 50 पेजेस से ज़्यादा की वो रिपोर्ट है, उसका कुछ अपनी डॉक्यूमेंट्री में भी उसके मैंने कुछ हिस्से चलाए हुए हैं। आप ये बताएं दुनिया को, ये अच्छी बात है आप बता रहे हैं ये इल्ज़ाम है, लेकिन साथ आप ये भी बताएं कि इल्ज़ाम लगाने वाली रिपोर्ट का इस वक्त स्टेटस क्या है कि उसके ऊपर कोई एडवर्स एक्शन नहीं लिया जा सकता इसलिए कि वो गैर कानूनी रिपोर्ट है। मूव ऑन शैल वी। लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जो पेपर्स हमें बता रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स हमें बता रहे हैं, वो ये है कि FIA की रिपोर्ट्स इन सारे केसेस में बिल्कुल सिमिलर हैं, जैसे एक ही जगह से तैयार की गई हैं। Yes. जो पटिशनर्स हैं, एक एक नाम पे 12-12, 15-15 पटिशंस हैं। मतलब ये सारी चीजें उस चीज को सब्सटेंशिएट करती हैं जो गैंग का जो इल्जाम है कि एक ही गैंग है, कि एक ही आदमी मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जगहों पे 15 केसेस में पटिशनर बन रहा है। क्या मैं इस चीज़ पे मैं रिस्पॉन्ड करूँ? खैर, उसामा भाई, FIA के कोई डॉक्यूमेंट्स या रिपोर्ट्स नहीं है जो एक जगह से आ रहे हैं, इसलिए कि FIA ने इस पर कोई रिपोर्ट्स नहीं दी हुई हैं, सिवाय जो उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने जो जमा करानी थी, लाहौर हाई कोर्ट में जमा करानी थी, या उन्होंने NCHR की जो रिस्पॉन्स दिया है। इनके अलावा FIA ने कोई रिपोर्ट्स नहीं की हैं, कोई भी नहीं। पर आई सस्पेक्ट आप FIA की रिपोर्ट्स असल में आप FIRs कहना चाह रहे थे। मेरा गुमान ये है कि वो सिमिलर हैं, वो दैट मेक्स परफेक्ट सेंस, इसलिए कि जो ऑफेंस एक तरह के हैं तो जो FIRs हैं वो एक तरह की होंगी ना, लेकिन जो डिफरेंसेस हैं जो होने चाहिए वो अपनी जगह पे हैं। फ़ोन नंबर्स फॉर एग्जांपल डिफरेंट हैं, IDs डिफरेंट हैं, नाम डिफरेंट हैं, ID कार्ड्स डिफरेंट हैं। बाकी अगर एक आदमी ने ब्लास्फेमी की है, ऑनलाइन ब्लास्फेमी की है, दूसरे ने भी की है, तो FIR में आपको कितना डिफरेंस चाहिए? यही पर्सनल डिटेल्स डिफरेंट चाहिए ना, उनके मोबाइल फ़ोन्स डिफरेंट चाहिए। बाकी दोनों ने ब्लास्फेमी की, ये तो एक ही चीज़ है, तो उस FIR में भी ये लिखा होगा, इसमें भी यही लिखा हुआ होगा। इसमें क्या हैरत की बात है? हैरत की बात उस वक्त होती है कि सिमिलर ऑफेंसेस पे डिफरेंट FIRs होती। फिर इंसान कहता है यार ये कैसे हो सकता है, FIR सिमिलर क्यों नहीं है? फिर आगे आपने कहा कि कैसे हो सकता है कि एक पिटिशनर जो है वो उसकी कितनी कितनी केसेस में आगे वो पिटिशनर हैं। आई थिंक सर शायद आप लीगल मामलात से वाकिफ़ नहीं हैं, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है फिर रिस्पेक्टफुली कि अगर आप नहीं हैं तो फिर आप इतने हसास मौज़ूआत पे जो पाकिस्तान की तारीख़ के हसास तरीन केसेस हैं उन पे प्लीज़ आप कमेंट ना करें। और अगर आपने कर दिए हैं तो रफ्तार के पास कोई ना कोई एक क्वालिटी एश्योरेंस का सिस्टम होना चाहिए कि जो ये देख ले जो आप कह रहे हैं ये डज दैट इवन मेक सेंस और नॉट। खैर उन्होंने नहीं किया, मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, तो एक बड़े भाई की हैसियत से मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर देता हूँ। आई डोंट मीन टू बी डिसरिस्पेक्टफुल एट ऑल सर, ऐसे ही इंसान की लर्निंग होती है। जो आप कह रहे हैं ना कि एक पिटिशनर कितने कितने केसेस में वो पिटिशनर होता है, वो पिटिशनर नहीं होता, वो कंप्लेनेंट होता है। कंप्लेनेंट और चीज़ होती है, पिटिशनर और चीज़ होती है। पर अगेन आई सस्पेक्ट आप कहना ये चाह रहे हैं कि एक आदमी इतने मुकदमात में या इतने लोगों के ख़िलाफ़ वो कैसे मुलव्वस होता है, या आपने कहा ना वो पिटिशनर आगे, वो इस तरह से होता है कि आप एक आदमी की कंप्लेन करते हैं, उसके बाद FIA अपना काम करता है, FIA वाले इन्वेस्टिगेट करते हैं, और उसके बाद बहुत केसेस में ऐसा होता है कि वो पूरा ग्रुप एक ट्रेस हो जाता है, क्योंकि वो उन्हीं ग्रुप्स के अंदर होता है। उसने उसके साथ हियरिंग की, उसने उसके साथ हियरिंग की, जब एक मोबाइल नंबर से वो दूसरे को देखते हैं, दूसरे से तीसरे को, करते करते पता चल जाता है इसमें कितने लोग हैं। तो इनको कहा जाता है को एक्यूज्ड या हमराही मुलजिम, कि असल में एक आदमी के खिलाफ कंप्लेन थी लेकिन बाद में इतने और लोग उसमें पकड़े गए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 175/24 ये FIR आप देख लीजिए। एक आदमी के खिलाफ कंप्लेंट थी, लेकिन FIA ने जब इन्वेस्टिगेशन अपनी की तो 17 लोग उसमें शामिल थे, 17 पीपल, क्योंकि वो को एक्यूज्ड होते हैं। उन सब के खिलाफ एक आदमी वो क्या कहते हैं कंप्लेनर नहीं होता, वो किसी एक के खिलाफ होता है, बाकी सारे को एक्यूज्ड होते हैं। मैं रफ्तार वालों से अर्ज़ करूँगा, आपका बड़ा इदारा है, रिसोर्सेज आपके लिए मसला नहीं होना चाहिए। कम से कम क्वालिटी एश्योरेंस में इस तरह के जो बहुत ही हसास केसेस होते हैं उसमें कोई एक लॉयर, कोई एक आदमी ऐसा बिठा दें कि आपका वीडियो अपलोड होने से पहले इस तरह की उसमें भाम ना हो, गलतियाँ ना हो। और जो मिसलीडिंग है, इवन आप पिटिशनर को कंप्लेनेंट कह दें, बात तो फिर भी मिसलीडिंग है कि आप कह रहे हैं कि ऐसे लगता है कि कोई गैंग है। इससे नहीं लगता गैंग है, इससे आपको ये लगता है कि कानून अपना काम कर रहा है, एक अक्यूज से कितने को अक्यूज पकड़े जाते हैं। मूव ऑन। 90% में देखिए 90% कोई ब्लास्फेमी के केसेस है जिसमें कंप्लेनेंट्स के नाम बस इन लोगों के ही हैं। 5-6 लोग हैं, हाँ, किसी ने उनके 15 नाम किए हुए हैं, किसी ने 12 किए हुए हैं, और सारे केसेस अगर आप जी। मिला के देखें तो वो लोग ही उसमें तो पटिशनर हैं। 400 लोग, मतलब 400 एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ये बात ना कि मतलब अगर ये ऑर्गेनाइज्ड गैंग है भी तो ये कितना ऑर्गेनाइज्ड है और ये कितना सिस्टमैटिकली इस तरह ऑपरेट कर रहा है कि 400 लोगों के ऊपर इस तरह इल्जाम लगवाना, उनको अंदर करवा देना, ऑल फॉर मनी, प्राइमरीली एक्सटॉर्शन ऑफ मनी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप कैरियर की उस स्टेज पे होते जहाँ पे आपको मैच्योर या सीनियर सहाफ़ी के तौर पे पाकिस्तान में आपकी पहचान होती,
आई वुड लूज इट बाय नाउ, बट द फैक्ट कि मैंने कहा है कि आप दोनों मेरे बच्चों जैसे हैं, मेरी छोटी बहन जैसी हैं, मेरे छोटे भाई जैसे हैं, सो आई विल ट्राई टू बी हम्बल एंड एक्सप्लेन थिंग्स। ये जिस रिपोर्ट में आप लिखा हुआ है ना कि 90%, मैं आगे अर्ज कर चुका हूँ कि इस रिपोर्ट का स्टेटस पढ़ लें कि इस रिपोर्ट में जितनी बातें लिखी हुई हैं उसमें से एक भी ऐसी नहीं है जिसके ऊपर कोई प्रोब किया गया हो, इन्वेस्टिगेट किया गया हो। खुद फैसल राजा साहब का मैं हवाला दे चुका हूँ, वो लाहौर हाई कोर्ट में जाके बता चुके हैं कि भाई हमें सोर्स ने बताया था, जैसा हमने सुना वैसा हमने आगे FIA को बता दिया, हमें नहीं पता। नंबर 1। नंबर 2 कि इस जुमले का जो पहला लफ्ज़ है उसको गौर से देखें, उस पर लिखा हुआ है रिपोर्टेडली, कि इवन वो भी नहीं कह रहे कि वाकई 90% हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें ये इतला मिली हुई है कि 90% हैं, कन्फर्म वो भी नहीं कर रहे हैं। नंबर 3, अगर आपने इस केस पे बात करनी है, माफ़ी चाहता हूँ, इस रिपोर्ट पे बात करनी है, तो ये सिर्फ 21 स्पेसिफिक केसेस पे रिपोर्ट है। उन 21 का 90%, 400 का 90% नहीं होता। Like I said, I'm not going to lose it because there's a lot to learn and I'm not being patronizing here। अगर आपको ऐसा लग रहा है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद को रिमाइंड करा रहा हूँ कि आई हैव टू हेल्प, आई रियली हैव टू हेल्प हेयर। कि उसमें 400 की एक्यूजेशन नहीं है, उसमें सिर्फ 21 केसेस हैं, 10 कंप्लेंट्स, 21 केसेस, दैट्स इट। लेकिन अगर आप ये 400 पे लेके जाएं तो आप फिर इसमें कुरान बोर्ड पंजाब को कहाँ लेके जाएंगे, जिन्होंने गुस्से में आगे पूछा, और वो SSP से ही पूछा, मुआज़ ज़फ़र साहब से जो कि स्पेशल ब्रांच से हैं, उनसे पूछा कि 60 से 70 मुल्ज़मान तो जनाब हमने पकड़वाए हुए हैं, तो क्या हम भी ब्लास्फेमी गैंग हो गए? तो आगे उन्होंने कहा जी मुझे तो पता नहीं ऐसी कोई रिपोर्ट है या नहीं है। तो ये 90% इन्हीं लोगों पे ये बहुत मिसलीडिंग बात आप कर रही हैं, फैक्चुअली इनएक्यूरेट कर रही हैं, लोगों को मिसलीड है और ये गुनाह जारिया है। आप बताएं कि इस 90% का कोई सबूत नहीं है, और 90% के बारे में भी कहा जा रहा है कि रिपोर्टेडली, और ये 90% है 21 केसेस का, 400 केसेस का नहीं। और फिर इसकी कोई तहकीक, कोई तफ्तीश नहीं की गई है। और ये कि अगर आप पाकिस्तान भर में मुल्ज़मान देखें तो ये 90% इन 400 में नहीं है, इसके अंदर बहुत से और भी मुद्दई हजरात हैं। ये राव अब्दुल रहीम का आपने नाम लिया, पहले भी राव अब्दुल रहीम सिर्फ 2 केसेस में इन्वॉल्व है, एक में मुद्दई और एक में गवाह, दैट्स इट, दैट्स ऑल। मोहम्मद हसन, उसका बहुत नाम लिया जाता है, 4 केसेस, दैट्स इट, नो मोर देन दैट। ये कहाँ से 90% हमने निकाल लिया? बहुत गलत बात है। मूव ऑन शैल वी। हाँ, ये केस खैर सब्जुडिश है। और अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब हम सारा कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, पाकिस्तान के हालात की बात करते हैं, तो ये सब जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनको पीका एक्ट के तहत किया गया। आज हम पीका एक्ट की बात करते हैं तो वी ऑल नो कि पीका एक्ट का कितना मिसयूज होता है पाकिस्तान में। इवन रफ्तार वालों से ज्यादा कौन जानता होगा कि हमारे ऊपर तो FIA ने जितने केसेस किए वो इसी पीका एक्ट के तहत किए। तो पीका एक्ट का गलत इस्तेमाल एक एस्टैब्लिश फैक्ट है। पाकिस्तान में तौहीन रिसालत, तौहीन मजहब का गलत इस्तेमाल और उसकी वजह से लोगों को कत्ल कर देना बगैर उनके केसेस कंक्लूड हुए, ये भी एक फैक्ट है। ये हम एनालिसिस नहीं दे रहे, बहुत मिसयूज है, बहुत ज्यादा। ये तो हमारे सामने है ना, वो श्रीलंका फैक्ट्री में जो ननकाना साहिब में जो पुलिस स्टेशन से घसीट के बाहर निकालकर पुलिस स्टेशन, मशाल खान है। और अभी रिसेंटली डॉक्टर शाहनवाज का भी केस था कि ऐसे केसेस होते हैं जिसमें या तो मेंटली चैलेंज्ड लोग होते हैं, या उस पे केस अभी साबित नहीं हुआ होता, या पर्सनल दुश्मनी होती है, और उसको केस कंक्लूड होने से पहले कत्ल कर दिया जाता है। Well, you see, इस तरह की बात सुन के ना इंसान को समझ नहीं आती कि वो क्या करे, कि ये कानून होना चाहिए, कानून नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होना चाहिए तो फिर यही होगा जो आपने बातें कही हैं, ऐसे लोगों को मारा जाएगा, विद एक्सेप्शन ऑफ मशाल खान। इसलिए कि मैं इस पर पूरी वीडियो बना चुका हूँ कि मशाल खान के पीछे उसके कत्ल कराने, ये वो साजिश में जितना ज़्यादा नाम आता है वो ANP के लोगों का आता है। वो वैसे ही बिला वजह मजहबी लोगों पे पड़ा हुआ है। खैर वो एक डिफरेंट केस है, लेकिन ये कई साल से केस चल रहे हैं। उसामा, दिस इज़ समथिंग यू शुड नो। और अगली आप जब इस पर कोई वीडियो बनाए तो उसमें रिपोर्ट कीजिएगा कि ये कुछ 7-8 सालों से ये केस चल रहे हैं। पहले कम थे, 2022 के बाद ज़्यादा हो गए, लेकिन एक इसमें किसी इंसान को कोई, जिसे कहते हैं ना मुहावरतन के, कोई पत्ता नहीं तोड़ा गया, गमला नहीं तोड़ा गया, टहनी नहीं तोड़ी गई, किसी पे तशद्दुद नहीं हुआ, सारे के सारे मामला कानूनी तरीके से चल रहे हैं, एंड दैट मस्ट बी अप्रिशिएटेड। आप ये कहना कि पीका लॉज का गलत इस्तेमाल होता है और इम्प्लाई कर रहे हैं कि यहाँ पे भी गलत इस्तेमाल हो गया होगा, यही वजह, अदरवाइज तो आप उसे अपने गुफ्तगू में शामिल ना करें ना। तो आपने फिर कोई केसेस स्पेसिफाई करने हैं। सारे केसेस में फोरेंसिक एविडेंस दिया जा चुका है, सारे केसेस में जो टॉप क्लास एविडेंस जो अवेलेबल है वो दिया जा चुका है। किसी एक केस में किसी एक मुलज़म ने उसे रिफ्यूज़ तक नहीं किया, सब ने माना हुआ कि हमने किया। 39 लोगों को सज़ाए मौत हो चुकी है, इसके अलावा और जो फैसले हैं वो भी। तो आप ये कहना कि पीका का वो मिसयूज़, भाई ठीक है, पीका का मिसयूज़ किया जाता है, आपके अपने कोई कंसर्न होंगे, आपके खिलाफ मिसयूज़ हुआ होगा, बट व्हाट डज़ दैट हैव टू डू विद दिस? उनको आप इसके में तो शामिल ना करें। अगेन आई डोंट नो कि आपके केसेस क्या थे,
पी का आपके खिलाफ कैसे इस्तेमाल किया गया, बट द फैक्ट कि वो आपके खिलाफ इस्तेमाल किया गया, तो आप ये कह रहे हैं कि तौहीन रसालत जिन लोगों पे जिनमें से कितने लोगों पे साबित हो चुकी है और जिन लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ उनके केसेस आगे चल रहे हैं बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द लॉ हैज़ टू कंक्लूड, तो वो भी मिसयूज़ किया होगा। और आप अभी कह रहे हैं कि हम एनालिसिस नहीं देते। ये सारे के सारे एनालिसिस हैं, ये सिर्फ कह देना कि नहीं हम एनालिसिस नहीं दे रहे, इट्स नॉट गुड इनफ एंड इट्स योर राइट आप एनालिसिस दें, लेकिन लाइक आई सेड द क्वालिटी ऑफ योर एनालिसिस is not going to be any better than the quality of information you are basing your analysis on. And so far, the information you are using, it's simply not good enough. या either आधी है या factually inaccurate है. Move on. कमीशन वाली बात जो है, ये स्पेशल जब जनवरी 2024 में आई थी पंजाब पुलिस की रिपोर्ट, उस वक्त जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं, कमीशन बनाए, कोई कह रहा है JIT बनाए, कमीशन बनाए, JIT बनाए, की बात उस वक्त तक चल रही है अगेन। तो जब इतनी एक्सटेंसिव एक चीज़ है, और वही वाली बात कि भाई इन्वेस्टिगेशन की बात तो कब से चलती हुई आई, तो हर दफ़ा इग्नोर क्यों भी होती गई कि ये भी है, भाई इन्वेस्टिगेशन तो करो। जो 39 लोगों को सजाए मौत हुई है, आपका ख्याल है बगैर इन्वेस्टिगेशन के हुई है? जो ट्रायल केसेस हैं वहाँ पे क्या होता होगा आपके ख्याल में कि मुल्ज़मान आते होंगे, मुद्दई आते होंगे, उनके वकला आते होंगे, वो बैठ के लूडो शूडो खेल के चले जाते होंगे? भाई इन्वेस्टिगेशन ही हो रही है ना उसमें सारी की सारी। और ये आपका कहना कि जब से रिपोर्ट आई है उसमें JIT की बात हो रही है, कमीशन की बात हो रही है, सिर्फ स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में कमीशन रिकमेंड किया गया था, लेकिन चूंकि वो रिपोर्ट ही गलत साबित हो गई थी ऑन द बेसिस कि उसमें जो एक तो इन्वेस्टिगेशन की उसमें जो एलिगेशन है वो सारे गलत साबित हुए, और दूसरे ये कि उन्होंने खुद कहा कि हमने इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन खुद नहीं की हुई है, इसका कोई प्रोब नहीं हुआ, तो इसलिए वो कमीशन वाली बात उसके साथ ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन की थी और उन्होंने JIT का कहा था। अब मुझे बताइए JIT से कौन इस सारे मामले में कहता है नहीं? ईमान मज़ारी साहिबा कहती हैं JIT नहीं होनी चाहिए। आपने कभी रिस्पोंडेंट से सुना है कोई कह रहा हो कि JIT नहीं होनी चाहिए? इंक्लूडिंग नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, रिस्पोंडेंट है ना, वो भी कह रहे हैं कि JIT होनी चाहिए। जिन लोगों को ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग, वो इल्ज़ाम भी गलत साबित हो गया सारा, लेकिन फिर भी जिन लोगों को कहा गया, उन सब के सब ने कभी डिसएग्री किया कि आप JIT ना बनाएं। रही बात कमीशन की, तो बात मैं बड़ी दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कमीशन में एक आइनी कमीशन है जो पाकिस्तान के आर्टिकल 199(1)(a) के तहत बनाया जाए, लेकिन उसमें फिर शर्त ये होगी कि जो मुल्ज़मान हैं वो पटिशनर बनेंगे, क्योंकि अगर वो पटिशनर नहीं बनते तो फिर उनको ज़मानत मिलती है, वो मुल्क से भागते हैं। और असल प्रॉब्लम ही ये है, ट्राइब्यूनल का ऑप्शन मौजूद है, ये कहते हैं नहीं। JIT का ऑप्शन मौजूद है, ये कहते हैं नहीं। पार्लिमानी कमेटी का ऑप्शन मौजूद है, वो कहते हैं नहीं। आइनी कमीशन का ऑप्शन मौजूद है, वो कहते हैं नहीं। ये कहते हैं हमें सिर्फ गैर आइनी कमीशन चाहिए, ये गैर आइनी, बाकी सब में और उसमें क्या फ़र्क है? बाकी सब ने भी इन्वेस्टिगेशन करनी है। ये वाहिद कमीशन जो मांग रहे हैं, जिसकी पाकिस्तान के आइन और कानून में कोई गुंजाइश नहीं है, ये मुल्ज़मान को ज़मानत का रास्ता देता है, उनके फ़रार का रास्ता देता है। दैट्स इट। यहाँ पे मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ इस मायूसी के साथ, डिसअपॉइंटमेंट के साथ कि जो ये आपने वीडियो बनाई है बहुत ही मिसलीडिंग है, बहुत ही इनएक्यूरेट है, और इस उम्मीद पे भी ख़त्म करता हूँ कि आपने ये चीज़ माइंड नहीं की होगी। बहरहाल आपने पब्लिक में वीडियो बनाई है तो फीडबैक आपको पब्लिक में मिलना चाहिए, पब्लिक आपको फीडबैक देती है। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप जर्नलिस्ट, पाकिस्तान में ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन आप अपने आप को सेट अपार्ट करते हैं, अच्छी आप अपने आप की क्वालिटी, सारी बातें अपने बारे में कहते हैं, तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप इस पर एक रिट्रैक्शन भी देंगे या मुझे चैलेंज करेंगे, जो बातें मैंने कही हैं वो गलत कही हैं, वो आपका राइट बनता है। लेकिन अगर आप वो भी ना करें तो आपसे कम से कम ये उम्मीद रखी जाएगी कि आप सहाफ़त की, यानी जो पॉजिटिव जर्नलिज्म है, उसका एक नया बाब पाकिस्तान में ऐड करें, इस पे एक माजरतनामा भेजें, इसको रिट्रैक्ट करें, ये वीडियो डिलीट करें और बताएं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मेरे दिल में, करोड़ों पाकिस्तानियों के दिल में आपकी बहुत इज़्ज़त बढ़ेगी, इसलिए कि बिलाखिर हम सब इंसान हैं, हम सबसे गलती होती है, मुझसे भी गलती होती है। आई ऑलवेज पुट माई हैंड अप एंड आई अपोलोजाइज। और शुक्रिया अदा करता हूँ लोगों का जो पॉइंट आउट करते हैं, मैं माइंड नहीं करता, आपको भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ये काम कर दें, इस वीडियो को डिलीट करें, रिट्रैक्शन इसके आप एक इशू करें, आपकी बहुत इज़्ज़त बढ़ेगी। एटलीस्ट ये होगा कि अगले जहाँ जनाब रसूलुल्लाह महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जब आप जाएंगे तो आपको ये शर्मिंदगी नहीं होगी कि वो केसेस जो उन लोगों पे थे जिन्होंने आपकी तौहीन की थी, उनके हवाले से हमने लोगों को मिसलीड किया था। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।